नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय ज्ञानचक्षु क्लासेस। इस एडिशन में हमने 16 से लेकर 23 मार्च 2023 तक की खबरों को कवर किया है। एंड द सोर्सेज वी हैव कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड आर सुजस ई बुलेटिन, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका एंड फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान। लेट्स बिगिन। One of the most important news of this week was the Right to Health Bill, स्वास्थ्य का अधिकार। अब ये बिल है क्या? This bill creates a legal obligation, एक कानूनी बाध्यता स्टेट के ऊपर to ensure access to timely, acceptable and affordable health care of appropriate quality to all its citizens. अब इस बिल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात करें तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 47 में डायरेक्ट किया गया है स्टेट को कि आप अपने सिटीजन्स की पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना इंश्योर करोगे। इसी के साथ आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन में भी राइट टू हेल्थ का जिक्र है। ये एक्सटेंडेड डेफिनेशन जो अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू बनती है, इसमें आरटीएच यानी कि राइट टू हेल्थ वाली जो डेफिनेशन है ये ऐड हुई थी एससी बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार एंड अदर्स के केस में। एक और कारण कि ये बिल बहुत ही ज्यादा जरूरी था वो ये कि आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है भारत में ये आधे से ज्यादा है, 55%। अब इसके क्या मायने हैं कि अगर भारत के जीडीपी में से हेल्थ पे अगर अभी के डेटा के हिसाब से करीब अगर 1.5% खर्च हो रहा है तो उसमें से आधे से ज़्यादा 0.8% जो है वो आउट ऑफ पॉकेट लोगों को प्राइवेट अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। अब भारत जैसा एक स्टेट जो कि वेलफेयर स्टेट बनना चाह रहा है, कल्याणकारी राज्य, और जहाँ पे बहुत बड़े जो तबके हैं वो उनके पास बेसिक सर्विसेज नहीं हैं, जिनके पास अस्पताल के भी बेसिक जो फंड्स हैं वो नहीं हैं, वहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर 55% से ज़्यादा होना काफ़ी चिंताजनक है। अब इस बिल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी यानी कि जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण, और स्टेट लेवल पे स्टेट हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है इसके दो बाइफर्केशन है। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, लॉजिस्टिक शिकायतों के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण जो कि अलग से होगा, एंड उपचार एवं इस कानून के तहत तकनीकी सलाह के लिए जो प्राधिकरण है वो अलग से होगा टेक्निकल एडवाइस के लिए। मूविंग ऑन, अब देखते हैं कि मुख्य मुख्य प्रावधान क्या है राइट टू हेल्थ बिल में। इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रायर टू स्पेसिफिक टेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी, मानव गरिमा और स्वतंत्रता का अधिकार, presence of female person during physical examination, of course, of a female patient, right to choose alternate treatment available, अगर और कहीं भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो तो उसको चूज करने का अधिकार, ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, बेस्ड ऑन व्हाट, इंक्लूडिंग एचआईवी स्टेटस या फिर और दूसरी कोई प्रायर हेल्थ कंडीशन हो उसके बेस पे कोई भेदभाव ना हो। दवाई कहाँ से लेनी है, ऑब्टेनिंग मेडिसिन, इसका सोर्स चूज करने की आज़ादी, पेशेंट की एजुकेशन हर तरह की, उसकी बीमारी, उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में, रेफरल अगर कहीं और रेफर किया जा रहा है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ट्रीटमेंट की पूरी समरी पेशेंट को दी जाए अगर वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की एडवाइस के अलावा कहीं और जाके अपना चेकअप करवाना चाह रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो है एक्सीडेंट्स को लेकर, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट एंड फ्री इंश्योरेंस, एंड ऑफ कोर्स जो कि हमने पिछले साइड में देखा, ग्रीवेंस से रिलेटेड टू बी हर्ड एंड सीक रेफरल। ये सारे के सारे प्रावधान हिंदी में यहाँ पर है। यू कैन पॉज द स्लाइड एंड हैव अ लुक। नाउ देयर इज अ कंट्रोवर्सी सराउंडिंग इट। बताया जा रहा है कि ये बिल दो तरीकों से वीक है। पहला तो ये कि कंप्लेंट फाइल करने का एकमात्र जो तरीका है वो गिविंग इट इन राइटिंग है।
तब ऑफ कोर्स इसकी वजह से कंप्लेंट फाइल करने का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। पहला तो ये कि लिटरेसी की वजह से व्यक्ति खुद लिख नहीं पाने से दूसरों पे निर्भर होगा, और दूसरा ये डिस्करेज करेगा कई लोगों को शिकायत करने से, क्योंकि नाम सबके सामने आने से कई लोग कतराते हैं। दूसरा पॉइंट ये जो है इस एक्ट के खिलाफ वो ये कि ये एक्सक्लूसिवली जो सिर्फ राजस्थान के रेजिडेंट्स हैं उनको अवेलेबल है। अब देखिए ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करेगा एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के खिलाफ, जो कि हैं अप्रवासी मजदूर, या फिर रिफ्यूजीज, या फिर बंजारे घुमंतू, या फिर होमलेस लोग, जो कि आयरॉनिकली सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है और जिनको हेल्थ सर्विसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पे राजस्थान के जो हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपना एक विज्ञापन जारी करके लोगों को बताने की कोशिश की थी कि राइट टू हेल्थ बिल अच्छा क्यों नहीं है। अब हालांकि उनका पर्सपेक्टिव है एकेडमिक पढ़ाई के लिए ये इतना मुफीद नहीं है, बट एक हमारे पर्सपेक्टिव के लिए, एक सोचने के लिए हम इनकी बातों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक दखलंदाजी जो है वो बहुत ज़्यादा, रेड टेपिज्म जो है इस बिल की वजह से बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ में, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो इस बिल की वजह से कम हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करने से कतराएंगे, क्योंकि जिस बिल को लेकर वो इतना विरोध कर रहे हैं उसके लाभान्वित, उसके बेनिफिशियरी अगर पहुंचेंगे तो उन्हें ऑफ कोर्स उनके सामने बुरा ही लगेगा। और ये जो फ्री इलाज है इसके बोझे का खर्च उन मरीजों पर पड़ेगा जो अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट जो खर्च करते हैं उनके ऊपर पड़ेगा, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रोगी और चिकित्सक का रिश्ता प्रभावित होगा, एक वेज क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में इस बिल की वजह से। ऑलरेडी 54 लाइसेंसेस के बोझ के तले, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के तले, रेड टेपिज्म के तले स्वास्थ्य इंडस्ट्री दबी हुई है। ये बिल जो है ये इस चीज को और ज्यादा वर्स कर देगा। बिना उचित भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था, अब ये स्पष्ट व्यवस्था का है, यहाँ पे हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जो बिल है ये गवर्नर की एक्सेंट एसेंट के बाद में ये बन जाएगा एक्ट। एक्ट बनने के बाद सरकार रूल्स जारी करती है, कानून, जिनके अंदर स्पेसिफिक प्रावधान होते हैं हर छोटी छोटी निटी ग्रिटी चीजों को लेके, और उसकी वजह से फिर चीजें एम्बिगुअस नहीं रहती है। तो ये कह रहे हैं कि उचित भुगतान की एक स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, जिससे पहले कि ये बिल लगाया जाए। और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को चिकित्सकों द्वारा आकलन करके पहले सरकारी इंफ्रा को हम बेहतर करें, और उसके बाद उसको बिना बाईपास किए बिना हम प्राइवेट हेल्थ के ऊपर आए। नहीं तो जो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा और बद से बदतर हो जाएगा। सो दैट वाज द कंट्रोवर्सी। मूविंग ऑन, द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। राजस्थान में निवेश और निर्यात का सर्वश्रेष्ठ माहौल है। पिछले दिनों जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो आयोजित किया गया। This expo was all about industrial development, handicrafts, and exports in Rajasthan. और एक छोटी सी सबसेक्शन की न्यूज़ ये है कि एमएसएमई एस्टेब्लिशमेंट एंड फैसिलिटेशन एक्ट जो है वो पारित हो चुका है, जिसमें 5 साल तक किसी भी सरकारी अनुमति की ज़रूरत नहीं है नई इंडस्ट्रीज को। द पीरियड ऑफ एग्जाम्पशन has been increased from 3 years to 5 years to give a boost to the economy and obtaining various approvals of the state government। मतलब बिना इंस्पेक्शन और एनओसी की इंडस्ट्री 5 साल के लिए। ये कनेक्टेड है एमएसएमई पॉलिसी से, क्योंकि उसमें 5 साल तक इंस्पेक्शन फ्री एग्जाम्पशन के प्रावधान किए गए हैं। अब इसके अलावा रिप्स 2022 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में भी कस्टमाइज पैकेजेस दिए गए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल और नेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनका विश्वास राजस्थान की इकोनॉमी में बढ़ा है। जयपुर और उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना हुई है। लॉजिस्टिक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हुआ है, जिससे ऑफ कोर्स निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और मजबूत आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रो, इंजीनियरिंग, गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। दीज आर सम ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान। आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड अपने नोट्स में इन्हें नोट कर लीजिएगा।
20 निर्यातकों को राजस्थान निर्यातक पुरस्कार प्रदान किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। और अब से राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जो है हर साल जोधपुर में आयोजित होगा। और जोधपुर में एक हस्तशिल्प निदेशालय यानी कि हैंडीक्राफ्ट सेंटर भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। इस सब के अलावा एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉइंट्स आप अपने नोट्स में जो ऐड कर सकते हैं वो हैं: मिशन निर्यातक बनो और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। You can add these two to make your notes more comprehensive. Next up is millets, मोटे अनाज। मिलेट्स की बातें पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सारे स्निपेट सिर्फ राजस्थान की न्यूज़ के हैं। नेशनल न्यूज़ में इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड हुई है। महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोत्साहित करें अपने स्टेट में। दुर्गापुरा जयपुर में जो राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इन्होंने लौह और जिंक, आयरन और जिंक फोर्टिफाइड जो बाजरे की दो हाइब्रिड किस्में हैं उनके बारे में बात करते हुए कहा। टॉकिंग ऑफ मिलेट्स इन राजस्थान, राजस्थान मिलेट्स मिशन जो है बजट 2022-23 में इसकी बात हुई थी और 75% अनुदान दिया जा रहा है मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। मिलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई जोधपुर में और राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव जयपुर में। और यहाँ पे है एक कोलैबोरेशन, मिलेट्स टू मेक इंदिरा रसोई प्लेटर्स हेल्दियर। इंदिरा रसोई योजना में खिचड़ी, पॉरेज और घूघरी ज्वार की जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि पोषण व्यक्तियों को और ज़्यादा सस्ते तरीके से मिल पाए। टॉकिंग ऑफ इंदिरा रसोई योजना, ऑटोनोमस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसको 20 अगस्त 2020 में लागू किया था। ध्येय वाक्य है कोई भी भूखा न सोए। 8 रुपए प्रति प्लेट और 17 रुपए प्रति प्लेट जो है वो सरकार द्वारा इसमें अनुदान दिया जा रहा है। 8 रुपए व्यक्ति को अपनी जेब से देने हैं। 980 किचन जो हैं अब तक खुल चुके हैं और इस साल सरकार ने इनको 2000 किचन तक बढ़ाने का सोचा है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में इस बार काफ़ी सारी कंसोलिडेटेड न्यूज़ है। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा देश के 15% दूध का उत्पादन जो है वो राजस्थान में हो रहा है। पशुपालक सम्मान समारोह के थ्रू जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस्थान में अधिकतर किसान पशुपालन का कार्य करते हैं और महिलाएं भी इसमें काफी जुड़ी हुई है। प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान जो है मिल्क प्रोडक्शन पे दिया जा रहा है। दुधारू पशु की मृत्यु पर पशुपालक को प्रति गाय बोवाइन से मर रहे हैं तो 40,000 रुपीज की ग्रांट का प्रावधान है। 40,000 रुपए का बीमा पशुपालक परिवार में सरकार करवा रही है। केवल कंजर्वेशन ऊंट संरक्षण के लिए ऊंट पालकों को 5,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन राइट इन योर एनिमल हस्बेंड्री नोट्स। रीन्यूएबल एनर्जी राजस्थान में काफी उत्पादित हो रही है। 30,000 मेगावाट जो है एनर्जी वो 2025 तक रीन्यूएबल सोर्सेस से बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 25,000 सिर्फ सोलर से बनाना चाह रहे हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, इनफर्म पावर। ये फर्म नहीं है, स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन है जिससे ग्रिड की स्टेबिलिटी को, ग्रिड के संतुलन को भी खतरा है और ट्रांसमिशन कंजेशन, ट्रैफिक जो ट्रांसमिशन का है बिजली का उसके फंसने का भी खतरा है। तो उसको दूर करने के लिए सोचा गया है दो तरह के स्टोरेज के बारे में, PHS यानी कि पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एंड BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन राजस्थान। नाउ व्हाट आर दीज, लेट्स फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सोलर पैनल है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और ग्रिड के अंदर जाके आगे सप्लाई हो रही है। अब चूंकि ये कंटिन्यूस नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक है, तो हमें स्टोरेज के लिए कुछ सोर्स तलाशने होंगे। तो पहला सोर्स है स्टोरेज का जिसका नाम है BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। वेरी सिंपल, देयर विल बी अ बैटरी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस
उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के ग्रिड में ले लिया जाएगा। द सेकेंड वन इज PHS, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। व्हाट डज दिस डू? इसके तहत ये जो बिजली आ रही है, इससे हम एक मोटर चलाएंगे। वो मोटर एक रिजर्वॉयर से पानी लेकर एक टंकी के अंदर हाइट पे जमा कर देगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जब बिजली की जरूरत होगी तो इस पानी को एक छोटे डायनामो के ऊपर गिराया जाएगा, जिसके घूमने से व्हेन रिक्वायर्ड बिजली जनरेट होकर वापस ग्रिड की तरफ चली जाएगी। तो इन दो सिस्टम्स की सहायता से ग्रिड स्टेबल रहेगी और जो एनर्जी एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग है उस एनर्जी को हम एज अ स्टेडी फ्लो इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट अप इज अबाउट द इंफोटेक अरीना ऑफ राजस्थान। राजस्थान में 19 से लेके 21 मार्च तक आईटी डे सेलिब्रेट किया गया, जिसके अंदर आईटी मेगा जॉब फेयर, हैकाथॉन, कार्निवल, साइबर गवर्नेंस एक्सपो एंड स्टार्टअप से रिलेटेड 3 डेडिकेटेड प्रोग्राम, स्टार्टअप एक्सपो, स्टार्टअप कॉन्क्लेव और स्टार्टअप बाजार का आयोजन किया गया। अब इस दिन दो महत्वपूर्ण चीजें की गई। पहला तो शिलान्यास किया गया राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का। इसका अनाउंसमेंट हुआ था बजट 2022-23 में और इसका उद्देश्य है प्रमोट करना स्टार्टअप्स को, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और नवाचार इनोवेशन को। जोधपुर के बाद जयपुर और कोटा में भी इसकी स्थापना की जाएगी। द सेकेंड थिंग इज जन आधार ई वॉलेट को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये एक एज ए ई वॉलेट भी काम करेगा और जो नॉन कैश बेनिफिट यानी कि गैर नकद लाभ के जो वाउचर्स हैं वो इस वॉलेट के माध्यम से लोगों को मिलेंगे। 1 अप्रैल से ई लाइसेंस जो है ई रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स का वो इशू कर दिया जाएगा। दिस विल बी अ QR बेस्ड डॉक्यूमेंट जिसको स्कैन करके एम परिवहन जो ऐप होती है अथॉरिटीज देख पाएंगी कि ये जो लाइसेंस है वो वैलिड है या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार जो विश्वविद्यालय है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण ट्रेनिंग शुरू की जाएगी एंड डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की स्थापना यहाँ पे होगी। नेक्स्ट इज स्टार्टअप फॉर किड्स। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी डीओआईटी जो है वो यूनिसेफ के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के अंदर जो आइडियाज जो बढ़ रहे हैं उनको स्टार्टअप की शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हर जिले में वो 2 लॉन्च पैड बनाएंगे। अब लॉन्च पैड क्या है? इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक छोटा रूप है क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है। इंक्यूबेशन सेंटर एज वी ऑल नो एजेंसीज जो कि मैनेजेरियल एडवाइस, टेक्निकल असिस्टेंस या फिर इवन इनिशियल फंड देती है स्टार्टअप्स को ताकि नेसेंट स्टेज में उनको नर्चर किया जा सके। मोर ऑन स्टार्टअप्स 2015 में राजस्थान की स्टार्टअप पॉलिसी लागू हुई थी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी, फाइनेंस, फूड एक्सेट्रा, ये जो सारे सेक्टर्स हैं ये फोकस एरिया हैं स्टार्टअप्स के। नाउ देयर इज अ पैनल जो कि ये देखेगा कि राजस्थानी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज राजस्थान के बना सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो आरबीएससी में एज अ थर्ड लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन राजस्थानी को शामिल कर लिया जाएगा। प्रेजेंटली राजस्थानी जो है एज अ लिटरेरी सब्जेक्ट आरबीएससी या फिर हायर स्टडीज में शामिल की जा चुकी है। अप नेक्स्ट इज द टॉक ऑफ द टाउन, द एलिफेंट इन द रूम, द डिस्ट्रिक्ट्स। इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? कर दिया। फैक्ट्स आप सभी को पता है। 19 नए जिले, 3 नए डिविजन्स, 50 तो टोटल जिले हो चुके हैं और डिविजन्स हो चुके हैं 9। अब सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी को समझते हैं। डिविजनल सिस्टम जो है वो शास्त्री गवर्नमेंट ने मार्च 30, 1949 को शुरू किया था। 5 डिवीजन हुआ करते थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को बना दिया गया 26वां जिला और छठा डिवीजन जयपुर से अलग होकर। 26वां जिला अजमेर के बनने के बाद की कहानी है ये, जिसमें लेटेस्ट जो 33rd जिला था वो था प्रतापनगर 2008 में।
नाउ बीच में डिविजनल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया अप्रैल 1962 में सुखाड़िया सरकार द्वारा। शुरू किया गया फिर से 1987 में हरिदेव जोशी सरकार द्वारा। और भरतपुर को बना दिया गया सातवां सबसे लेटेस्ट डिवीजन राज्य सरकार ने 4 जून 2005 को। और लेटेस्ट जिला रहा प्रतापगढ़ 2008 में। तो ये तो थी क्रोनोलॉजी। अब मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं जिले के बनने के बाद, कुछ इस तरह की और कुछ इस तरह की। कहीं पे प्रतियां जल रही हैं, कहीं पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, तो कहीं पे लोगों को फेलिसिटेट किया जा रहा है। तो हम अजीत के माध्यम से जानेंगे कि दिक्कत क्या है और खुशियां क्या है। कंफर्ट्स नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बड़े ऑब्वियस से हैं। ट्रैवल टाइम जो है कम होगा। अनूपगढ़ में जाने के लिए जिला मुख्यालय व्यक्ति को 120 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। सुशासन जो है उसकी पहुंच जन जन तक पहुंचेगी। हर जिले में कलेक्ट्रेट, एडीएम, सीईओ और अदर जितने भी ऑफिसेज हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के हो या लेबर डिपार्टमेंट के, वो सारे होंगे। तो सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो बेटर हो जाएगी। हेल्थ सर्विसेज को एक बूस्ट मिलेगा दो कारणों से। पहला तो फुल फ्लेजेड मल्टी स्पेशलिटी सिविल हॉस्पिटल हर जिला मुख्यालय पे होता है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। और हेल्थ से रिलेटेड कॉलेज और स्टेट यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, जिसकी वजह से रोजगार का भी सृजन होगा। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कुछ स्कीम होती है, जैसे मिड डे मील, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना। इनका लाभ जो है नीचे तक पेनिट्रेट करेगा। सोशल सेक्टर्स की स्कीम में डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेल्दी कंपटीशन होगा, जिससे जो बेनिफिशियरीज हैं, जो जनता है, उनका लाभ होगा। अब चैलेंजेस क्या हैं डिस्ट्रिक्ट के नए बनने के? वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस वन इज फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। दूसरा है कि जमीन की आवाप्ति के लिए मशक्कत। तीसरा, जमीन के दाम बढ़ना। चौथा, रीऑर्गेनाइजेशन जो छोटे छोटे ग्राम पंचायत ब्लॉक्स का होगा, टाउन्स का होगा, ये काफी टीडियस टास्क होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऑफ कोर्स ऊपर चली जाएगी। और कोऑर्डिनेशन जो है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो डिस्ट्रिक्ट ज्यादा बढ़ने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। अब जितनी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगी, उतनी रीजनल और कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज के बढ़ने के खतरे ज्यादा हैं, जो कि कंट्री हो या फिर स्टेट हो, दोनों की इंटीग्रिटी के लिए, दोनों के सौहार्द के लिए खतरनाक है। एंड ऑफ कोर्स सरकारी अफसरों की कमी है। ऑलरेडी एक्स्ट्रा चार्ज लेके लोग बैठे हैं। उनका अपॉइंटमेंट स्टेट में हर जगह अलग अलग जिले पे करना भी एक टेढ़ी खीर होगी। नेक्स्ट अप सिर्फ एनवायरनमेंट न्यूज। 7 नए कंजर्वेशन रिजर्व को नोटिफाई करने की सरकार तैयारी कर रही है। अभी 22 हैं। इनके नोटिफाई होने के बाद में संख्या 29 पहुंच जाएगी। नाम है खारमौर इन अजमेर, खींचन इन जोधपुर, बालेश्वर इन सीकर, फतेहपुर इन सीकर, देसुरी नारला इन राजसमंद, बांजामले इन बारां एंड बाड़मेर। अब इन कंजर्वेशन रिजर्व्स में दो जो हैं वो बर्ड्स के लिए डेडिकेटेड होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आर्डवर्ड जो अजमेर में है, वो कंजर्वेशन रिजर्व जो लेसर फ्लोरिकन है, 4 जो बस्टर्ड की स्पीसीज होती है उनमें से एक बर्ड उसके कंजर्वेशन के लिए होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो बर्ड है ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में थ्रेटन्ड स्पीसीज में है। और दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व होगा खीचन, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट देगा माइग्रेटरी बर्ड्स और डेमोसाइल क्रेन्स के लिए, जिनको देसी लैंग्वेज में कहा जाता है कुरजा। तो खीचन जो है कंट्री का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व होगा डेमोसिल क्रेन्स के लिए। इसके अलावा राजस्थान में टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो 9.7% है अभी। बट जो हमारी लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें जो टारगेट है वो 20% का है। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जो है, संरक्षित वन क्षेत्र, वो 3.92% हो गया है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान नामक एक योजना भी चल रही है। 15 स्थानों को इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है। So this all is about the environment scenario of Rajasthan. Now some negative news about the environment. सबसे ज्यादा प्रदूषित टॉप 100 सिटीज जो हैं उनमें राजस्थान के 4 शहरों का नाम आया है। पाली, जोधपुर, बीकानेर एंड जालौर। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI है उसका सर्वे रियल टाइम रेटिंग एजेंसी ने जो जारी किया है। नाउ व्हाट इज AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये कई सारे फैक्टर्स जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे PM 2.5 या PM 10 या फिर NO2,
CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 एक्सेट्रा, इन सब की आवरली मॉनिटरिंग करके उसके बेस पे जो इंडेक्स जारी किया जाता है उसको हम कहते हैं AQI, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। नाउ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो एक स्विस फर्म है IQAir, उसने जारी की थी अभी कुछ समय पहले, जिसमें इंडिया जो है वर्ल्ड की 8th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री थी। 50 जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है उनमें से 39 सिटीज जो हैं वो भारत में थी, और राजस्थान के भिवाड़ी ने भारत की सबसे पॉल्यूटेड सिटी होने का खिताब हासिल किया, और भिवाड़ी विश्व की सबसे तीसरी पॉल्यूटेड सिटी घोषित हुई। नेक्स्ट अप इज द कंक्लूडिंग पार्ट, मिसलेनियस फास्ट फॉरवर्ड। बाड़मेर में थार महोत्सव का रंगारंग आगाज किया गया। BSF का कैमल टैटू शो, नाचते हुए ऊंट, BSF का बैंड, ये प्रमुख आकर्षण रहे। मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में आयोजित हुआ। तिलवाड़ा इज फेमस फॉर वन मोर थिंग, यू मस्ट हैव रेड एंशियंट हिस्ट्री। जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर मीजोलिथिक जो एज थी, उसके कई पूर्व पाषाण काल, उसके कई माइक्रोलिथ्स जो हैं वो तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे मिले हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है जयपुर दिल्ली रूट की, वो अप्रैल से शुरू होने वाली है। नेक्स्ट अप इज पहली यूनिवर्सिटी जो PPP मोड पे फुल्ली ऑटोनोमस मिलेगी, उसका बिल असेंबली में है। यूनिवर्सिटी का नाम होगा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड गवर्नेंस। ऑल्सो G20 फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो उदयपुर में आयोजित की गई। मार्च 21 से 23 तक वो मीटिंग चलेगी। गणगौर फेस्टिवल 24-25 मार्च जयपुर में, और राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल 26 और 27, 25 से लेकर 27 मार्च तक जोधपुर में। 3 फ्रॉम राजस्थान बैग पद्मश्री अवार्ड। इनमें पद्मश्री जो अवार्ड है वो लक्ष्मण सिंह जी जो हैं उनको सोशल वर्क के लिए, जो कि वाटर कंजर्वेशन के एरिया में उन्होंने काम किया है। एक यूनिक रेन वाटर कंजर्वेशन टेक्निक जो है चौका सिस्टम, जिससे कि ग्रामीण रोजगार भी स्ट्रेंथन हुआ है, उसके लिए उनको दिया गया है। एंड देन मूलचंद जी लोढ़ा जो हैं उनको पद्म विभूषण दिया जाएगा सोशल वर्क के लिए। एंड पद्म विभूषण अहमद हुसैन जी और मोहम्मद हुसैन जी आर्ट संगीत के क्षेत्र में उनके अच्छे योगदान के लिए। राजीव गांधी जल संचय जो योजना है उसका सेकंड फेज जो है वो 4800 करोड़ की सहायता से 4800 विलेजेस में काम करने के लिए लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट अप इज आर MLA सॉफ्टवेयर लॉन्च फॉर ईज। विधानसभा में कोलैबोरेशन हुआ है NIC के साथ में, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ, और RMLA सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें अभी तक के सारे इलेक्टेड मेंबर जो हैं असेंबली के, उनकी कमिटीज़ है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इसके अलावा 2022 और 2023 के बेस्ट MLA के अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। 2022 का बेस्ट MLA का अवार्ड दिया गया अमीन खान जी को, जो कि शिव से MLA हैं, और अजमेर साउथ से जो अनीता बघेल मैम जो है MLA हैं, उनको 2023 के लिए बेस्ट MLA का अवार्ड दिया गया महामहिम असम के राज्यपाल कटारिया जी द्वारा। डेट्स में डोंट गेट कंफ्यूज्ड, 23 के लिए अनीता जी को एंड 22 के लिए अमीन खान जी को। नेक्स्ट अप, BPL स्टेटस सारे के सारे जो दिव्यांग हैं उन सबको बाय डिफॉल्ट दिया जाएगा राजस्थान में। एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ऑफ BPL कैटेगरी टू फैमिलीज ऑफ स्पेशली एबल्ड पेंशनर्स। जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट है उनको निर्देश दिए गए हैं कि एक्सटेंड करें वो अपने सारे बेनिफिट सारी स्कीम्स के उस डिपार्टमेंट के जो कि स्पेशली एबल्ड पेंशनर्स हैं उनको। ऑल्सो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो पोर्टल है उसमें भी ऑटो इंक्लूजन है डिसेबल्ड पर्सन का ऑलरेडी। मेरिटोरियस गर्ल्स स्कूल्स के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूटी की जो योजना है उसके अंदर स्कूटी का प्रावधान 20,000 से 30,000 कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि ये दो योजनाएं हैं, भील गर्ल्स स्कूटी योजना एंड देवनायक स्कूटी योजना। एंड ऑल्सो मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना एक नई स्कीम आई है, जिसमें आश्रित जो डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे कि ओल्ड, डेस्टिट्यूट या फिर दिव्यांग या विधवा महिलाएं जो हैं, जो असमर्थ हैं कहीं जाने में,
उनको चिन्हित कर सरकार उनसे संपर्क करेगी अपने फैसिलिटेटर्स के माध्यम से और उनके द्वारा चाही गई जो भी सेवाएं हैं, राशन की सूची में नाम जुड़वाना या फिर कोई किसी भी तरह का सर्टिफिकेट बनवाना, पेंशन पालनहार एक्सेट्रा, वो घर बैठे उपलब्ध करवाया जाएगा। जो फैसिलिटेटर है वो ना केवल आवेदन की प्रक्रिया उनके घर जाके पूरी करेगा या करेगी, पर उसके बाद भी संबंधित जो कार्यालय या जिला कलेक्टर ऑफिस है वहां तक जाकर टिल एंड सारा का सारा काम समाप्त करवाएंगे। And that is it for today. If you liked the video, kindly like, share, and comment on it. That way, we will know if we are doing it right or not. And for further updates, do subscribe the channel. और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फैक्ट्स की कवरेज की मंथली कंपाइलेशन आपके पास हो, get this magazine which is called as Gyan Praha. I'll see you again. Till then, take care.